अब हम करते हैं रूल 32 सब रूल 6. द वैल्यू ऑफ अ टोकन और अ वोचर और अ कूपन और अ स्टैम्प. द वैल्यू ऑफ अ टोकन और अ वोचर और अ कूपन और अ स्टैम्प अदर देन अ पोस्टेज स्टैम्प which is redeemable against a supply of goods or services or both shall be equal to the money value of goods or services both redeemable against such token or voucher or coupon. मतलब आपको अगर कोई गिफ्ट वोचर मिलता है, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा ए, उसके साथ में आपको एक गिफ्ट वोचर मिला. अब इस गिफ्ट वोचर के बदले आप 500 रुपये तक का प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट खरीद सकते हो. तो उस केस में 500 रुपये उन सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी. नेचुरल है, जितने अमाउंट तक का आप खरीद सकते हैं, जितने अमाउंट तक का आप खरीदेंगे वो उसकी वैल्यू मानी जाएगी. when vouchers are issued at discount, कई बार वोचर्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं कि आपने 10,000 रुपये का एक वोचर लिया 8% डिस्काउंट पर, आपने पैसे दिए 9,200, लेकिन आप 10,000 रुपये तक के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? 9200 जो आपने दी है या 10,000 जो प्रोडक्ट्स की वैल्यू थी. तो इस केस में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 10,000 मानी जाएगी. तो दिस इज़ क्लियर. 32(7) इतना रेलिवेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं. नाउ वी कम टू रूल 33. वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट. पहले समझ लेते हैं प्योर एजेंट कहते किसे हैं. तो प्योर एजेंट का मतलब है अ पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई टू एक्ट एज हिज प्योर एजेंट to incur expenditure or cost in respect of supply of goods or service or both. प्योर एजेंट का मतलब एक आदमी जिसका खर्चा दूसरा आदमी करता है और वो फिर ए से, मतलब ए ने बी को इंस्ट्रक्शन दी कि बी कोई खर्चा करेगा. बी सपोज करिए सीए है और ए ने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि इसका टैक्स ये जमा करा दे, ये इसको रिम्बर्समेंट कर देगा. तो इस केस में बी को जो सीए है वो ए का प्योर एजेंट माना जाएगा. तो अब समझते हैं इसमें क्या कंडीशंस हैं. नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय अ सप्लायर मतलब सीए एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई मतलब client shall be excluded from the value of supply. तो वो जो प्योर एजेंट के तौर पे सर्विसेज दी हैं वो सर्विसेज को हम उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे. तो मतलब अगर एक क्लाइंट के बिहाफ पर सीए जो है वो जीएसटी पे करता है तो वो रिम्बर्समेंट लेगा. नेचुरल है सीए, तो वो जो रिम्बर्समेंट ले रहा है टैक्स की उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा. उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड कर देंगे. मतलब सपोज़ करिए एक सीए ने एग्रीमेंट किया कि वो 10,000 रुपये महीना लेगा और क्लाइंट का सारा काम करेगा, अकाउंटिंग भी करेगा, जीएसटी भी करेगा, इनकम टैक्स भी करेगा. राइट. अब क्लाइंट का टैक्स बनता है 1,00,000 रुपये. तो सब क्लाइंट ने 1,00,000 रुपये सीए को दिए और सीए ने फिर वो टैक्स जमा करा दिया. ठीक है. अब वो बिल जो देगा वो अपना 10,000 रुपीज़ का तो देगा ही, प्लस 1,00,000 का देगा. 1,00,000 को वो सेपरेटली शो करेगा. तो इस 1,00,000 के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा. जो उसकी फ़ीस है 10,000 सिर्फ उसके ऊपर ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा. बस कंडीशन यही है, इस 1,00,000 को अलग से दिखाना है. तो इस केस में अमाउंट सेपरेटली इंडिकेटेड इन इनवॉइस, ये एक कंडीशन है जो समझनी है. तो यहाँ पे 3 कंडीशंस बताई गई हैं. 3 कंडीशंस होगी तो अमाउंट को आप अलग करेंगे कि वो वर्क कैसे कर रहा है एज प्योर एजेंट. दूसरा, अमाउंट सेपरेटली दिखा रहा है.
तीसरा, सर्विसेज ऑन इज ओन आर इन एडिशन टू प्योर एजेंट सर्विस, अपनी सर्विस उसकी अलग है, प्योर एजेंट वाली सर्विस उसकी अलग है। आई होप दिस इज क्लियर। Then we come to rule 34. Rule 34 is relating to rate of exchange of currency other than Indian rupees for determination of value. तो इस केस में इन्होंने कहा when the consideration in lieu of supply of goods or service is received or receivable in foreign currency, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सचेंज रेट क्या लगेगा। जब आपने सपोज करिए माल बेचा $1,00,000 में, सपोज करो US डॉलर में आपने माल बेचा, तो फिर इस केस में एक्सचेंज रेट क्या लगेगा, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो ये समझते हैं। तो इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एप्लीकेबल रेट एक्सचेंज क्या होगा, जो नोटिफाई किया बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स एक्ट ने जो भी रेट स्पेसिफाई किया है, कस्टम्स एक्ट ने जो भी रेट स्पेसिफाई किया है वो रेट अप्लाई होगा। सर्विसेज के केस में, सर्विसेज के केस में इन्होंने कहा एक्सचेंज रेट जो आपने अपने अकाउंटिंग बुक्स में लिया है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग बुक्स में जो आपने रेट लिया, कन्वर्ट किया, अपनी अकाउंटिंग में लिखा, वही रेट सप्लाई और सर्विस का रेट माना जाएगा। तो ये भी सिंपल है, इसमें ना RBI का रेट लेना है, ना CBIC का रेट लेना है, इसमें रेट लेना है आपने अकाउंटिंग का। आपने सपोज करे एक दिन पहले का RBI का रेफरेंस रेट लिया तो वो आप कंसिडर करेंगे, या जो भी रेट आप लेते हैं वही रेट कंसिडर किया जाएगा एज पर जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स। मतलब जब वैल्यू ऑफ इनवॉइस में आपने अलग अलग नहीं किया कि कितनी इनवॉइस की वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है, और कितनी आपका GST है, तो उस केस में हम GST के रेट के अकॉर्डिंगली टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते हैं और टैक्स का अमाउंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे टैक्स का अमाउंट निकाला है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक इनवॉइस था, इन्होंने लिखा जैसे 278,716 का इनवॉइस रेस किया, 18% का GST का रेट था। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग GST 278,716 मल्टीप्लाइड बाई GST रेट 18, नीचे 100 प्लस GST रेट हो गया 118। तो ये आपका सीधा सीधा GST का अमाउंट निकल के आ गया 42,516। तो आपकी टोटल वैल्यू है 278,716, इसमें से आप 42,516 माइनस करेंगे तो आपकी ये टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी गुड्स की, वो हो गई आपकी करीब 236,200। तो ये आपकी ये टैक्सेबल वैल्यू, इसके ऊपर ये 18% GST बनता है। मतलब 236,200 में आप 18% जोड़ेंगे तो वो बनेगा 42,516। तो ये दोनों जोड़कर आपका हो गया 278,716। इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आगे ये चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम्स अंडर GST। ये कहाँ पे बताया गया, सर्कुलर नंबर 92/11/2019 GST डेटेड 7 मार्च 2019 को बताया गया कि जो वेरियस सेल्स प्रमोशन स्कीम्स हैं उस केस में वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। अब इन्होंने इसमें पहले कहा फ्री सैम्पल्स एंड गिफ्ट्स,
फ्री सैंपल्स और गिफ्ट दिए जाते हैं, कोई भी पैसे लिए बगैर, खासकर डॉक्टर्स, दवाइयों में या कोई भी चीज़ हो उसमें कई बारी सैंपल्स दिए जाते हैं। तो उस केस में सैंपल्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है वो शेड्यूल 1 में कवर्ड ना हो। शेड्यूल 1 हमने बहुत पहले किया था, तो वो आप देख सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि ITC shall not be available in respect of goods lost, stolen, destroyed, written off, disposed of by way of gift or free samples। तो मतलब इनपुट आपको रिवर्स करना होगा इस केस में। जब आपने गुड्स को परचेज़ किया तो इनपुट क्लेम किया आपने सारा, अब आपके वो गुड्स अगर खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या आप गिफ्ट दे देते हैं, फ्री सैंपल देते हैं, तो इसका मतलब उसके ऊपर आपको ITC नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब वो ITC आपको रिवर्स करना होगा। अब हम रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो रिसिपिएंट वो ITC क्लेम नहीं कर सकता। रिसिपिएंट को ITC नहीं मिलेगा जिसको भी फ्री सैंपल्स मिल रहे हैं। मतलब एक तो चीज़ फ्री मिल रही है तो उस पर आप ITC क्लेम नहीं कर सकते, और सप्लायर भी उसके ऊपर उसे ITC रिवर्स करना होगा। इसके आगे चलते हैं। बाय वन गेट वन ऑफर, तो इट इज़ नॉट सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। असल में जब आप कहते हैं एक के साथ एक चीज़ फ्री, तो असल में आप प्राइस दोनों का ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक का प्राइस ले रहे हैं एक का नहीं, तो वो दोनों चीज़ों में प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसके ऊपर आप ITC क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से और भी होता है, बाय मोर सेव मोर ऑफर्स। तो इन सब चीज़ों के अंदर आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है जैसे ज़्यादा आप ज़्यादा परचेज़ करते हैं। तो वो हम डिस्काउंट तो पहले कर ही चुके हैं। अगर हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है ज़्यादा प्राइस पर, तो वो डिस्काउंट हमारे इनवॉइस में लेस हो जाएगा। जब वो इनवॉइस में लेस हो जाएगा तो आपका नेचुरल है, आपका GST कम लगेगा। इसी तरीके से अगर आपको डिस्काउंट बाद में मिल रहा है, तो हमने वो डिस्कस किया ही था, एग्रीमेंट पहले हो चुका है और क्रेडिट नोट इशू हुआ है, तो उसमें आपको ITC रिवर्स करना होगा। तो ये सब बड़ी सिंपल बातें हैं। आई होप दीज आर क्लियर। इसके बाद है सेकेंडरी डिस्काउंट्स। सेकेंडरी डिस्काउंट्स है जो कि आपको पहले से नहीं पता था, जो डीलर ने बाद में दिए, जिसके बारे में पहले जब आपने परचेज़ किया तब आपको नहीं पता था कि ये डिस्काउंट बाद में मिलेगा। तो जब आपको सेकेंडरी डिस्काउंट मिलेगा तो उस केस में वो आपका वैल्यू में से लेस नहीं होगा, उसके ऊपर जो GST आपने दे दिया वो दे दिया, उसका आपको क्रेडिट रिवर्स नहीं करना होगा। इसको इस तरीके से समझते हैं कि आपने सपोज़ करिए एक डीलर ने A ने B को 1 लाख रुपए का माल बेचा और उसके ऊपर 18% से 18,000 GST चार्ज किया। ठीक है, अब इसके बाद A ने B को जो है डिस्काउंट दिया 10,000 रुपये का। जो एग्रीमेंट जब इनवॉइस इशू हुआ उस वक्त वो डिस्काउंट नहीं था, ना उसकी कोई कंडीशन थी। तो बाद में अगर 10,000 रुपये का क्रेडिट नोट देता है A, तो वो क्रेडिट नोट तो देगा, लेकिन उसके ऊपर GST की कोई सिचुएशन नहीं होगी, GST रिवर्स नहीं करना होगा। GST उसने 18,000 दे दिया तो दे दिया, उसका कोई B को बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, 10,000 रुपये वो वापस ले सकता है अपने डिस्काउंट के रूप में। तो सेकेंडरी डिस्काउंट्स जो पहले से नहीं पता होते उसके ऊपर कोई ITC का बेनिफिट
नहीं मिलता। आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू।